रात की खामोशी गांव के हर कोने में पसरी हुई थी। पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव दिन में तो बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात ढलते ही एक अजीब सा डर इसके वातावरण पर हावी हो जाता। हवा में अंधविश्वास और रहस्य घुला रहता। लोग कहते थे कि गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसान का नहीं। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। उसकी दीवारों पर उगी काई, टूटी खिड़कियां और जाले सब गवाही देते थे कि ये जगह कई दशकों से वीरान है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर अमावस की रात वहां से औरत की चीखें सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में कभी एक औरत की आत्मा कैद है जो इंसानी परछाइयों से खेलती है। रवि और उसके दोस्त। रवि गांव का ही एक नौजवान था। उसकी उम्र मुश्किल से 23-24 साल रही होगी। पढ़ाई में औसत, लेकिन दिल से बहुत जिज्ञासु और निडर। बचपन से ही उसने हवेली की कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी उन पर यकीन नहीं किया। उसके 3 दोस्त, अरविंद हमेशा मजाक करने वाला, सुरेश डरपोक मगर रवि का सबसे करीबी, और विक्रम थोड़ा अक्खड़ और गुस्सैल। तीनों भी अक्सर हवेली के किस्से सुनकर बहस करते। एक रात जब चारों दोस्त नदी किनारे बैठे हुए थे, अरविंद ने चुटकी ली। रवि, तू तो हमेशा कहता है कि हवेली में कुछ नहीं है। अगर सच में हिम्मत है तो आज रात वहां चलकर साबित कर दे। सुरेश ने तुरंत बीच में कहा, पागल है क्या? वहां जाना मतलब मौत को बुलाना। मैंने सुना है जो भी अंदर गया वो कभी लौटा नहीं। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब लोगों की दिमागी बातें हैं। अगर तुम सब डरते हो तो मैं अकेला ही जाऊंगा। विक्रम ने कहा, ठीक है, अगर इतना ही शेर है तो आज रात तू हवेली जाएगा और हम सब गवाह बनेंगे। हवेली की ओर सफर। रात के 12 बज रहे थे। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी बार बार ढक रही थी। चारों दोस्त हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। रास्ते में झिंगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की हूटिंग माहौल को और डरावना बना रही थी। सुरेश बार बार पीछे मुड़कर देखता और धीरे धीरे कदम रखता। अरविंद मजाक करते हुए कह रहा था, अरे डर मत, चुड़ैल अगर आई भी तो तुझे देखकर भाग जाएगी। रवि चुप था। उसके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। जैसे ही वो लोग हवेली के गेट तक पहुंचे, अचानक हवा का झोंका चला। गेट अपने आप चर चर की आवाज करते हुए हिला और जोर से धड़ाम से बंद हो गया। सुरेश कांपते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि यहां कुछ गड़बड़ है। चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोला, डरो मत, ये सब हवा के कारण हुआ है। पहली आहट। चारों हवेली के अंदर दाखिल हुए। भीतर अंधेरा घना था। टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर अजीब आकृतियां नजर आ रही थी। जाले, धूल और टूटी फर्नीचर जगह जगह बिखरे हुए थे। अचानक हवेली की छत से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। चारों ने टॉर्च ऊपर की ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी रवि को सामने दीवार पर अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने देखा कि उसकी परछाई खुद ब खुद मुस्कुराई, जबकि रवि का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दोस्तों, तुम लोगों ने देखा? रवि ने घबराते हुए पूछा, लेकिन अरविंद, सुरेश और विक्रम ने कहा, क्या देखा? हमें तो कुछ नजर नहीं आया। रवि ने पसीना पोंछा और खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई से डर की एक चिंगारी जल चुकी थी। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था। चारों की टॉर्च की रोशनी कभी दीवारों पर, कभी टूटी खिड़कियों पर पड़ रही थी। दीवारें मानो बीते समय के राज फुसफुसा रही हों। रवि ने कोशिश की कि परछाई की घटना को भूल जाए, मगर उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। हवेली का आंगन। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवेली का बड़ा सा आंगन सामने आया। बीचों बीच एक सूखा हुआ कुआं खड़ा था, जिसके चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी। हवा का झोंका आते ही झाड़ियां सरसर की आवाज करने लगी।
अरविंद हंसकर बोला, लगता है यही वो कुआं है जिसमें चुड़ैल डूब मरी थी। बचपन में मैंने कहानी सुनी थी। सुरेश ने डरते हुए कहा, चुप रह, ऐसी बातें मत कर। कहीं उसकी आत्मा सच में जाग गई तो? रवि ने टॉर्च कुएं में डाली। नीचे गहराई में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी औरत की सफेद चुन्नी पानी में तैर रही हो। उसने ध्यान से देखा, पर टॉर्च की रोशनी हिलते ही सब गायब हो गया। ये क्या था? रवि ने खुद से बुदबुदाया, अजीब सरगोशिया। विक्रम आगे बढ़ते हुए बोला, चलो ऊपर चलते हैं। सुना है हवेली की तीसरी मंजिल पर वो कमरा है जहां से औरत की चीखें आती है। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आ, ओ, वापस, मुड़, जाओ, सुरेश ने घबराकर कहा। तुम सबने सुना? कोई हमें बुला रहा है। अरविंद ने मजाक में कहा, अरे, हवा की आवाज है। तू हर चीज में भूत देखता है। लेकिन रवि के कानों में आवाज साफ थी। वो औरत की थी, बहुत धीमी और करुण। पहला सामना। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। दीवार पर परछाई उभर आई। रवि ने देखा, ये परछाई उनकी नहीं थी, वो किसी औरत की आकृति थी। लंबी चोटी, झुका हुआ सिर और हाथ में कुछ पकड़े हुए। परछाई धीरे धीरे दीवार पर हिली और अगले ही पल गायब हो गई। सुरेश ने चीखते हुए कहा, बस, अब बहुत हो गया, मैं नीचे जा रहा हूं। लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो चुका था। अब चारों अंदर फंस चुके थे। चीख की गूंज। अचानक हवेली के अंदर से जोरदार औरत की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के कान सुन पड़ गए। रवि ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ परछाइयां थी, हिलती डुलती, मुस्कुराती हुई। और फिर सीढ़ियों के ऊपर से सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और बुदबुदाने लगा, ये सच है, ये सच है। अरविंद का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम की आंखों में पहली बार डर साफ झलक रहा था। लेकिन रवि उस औरत को घूर रहा था। उसे साफ महसूस हुआ, वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी और होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। हवेली का माहौल अब और भी भयावह हो चुका था। सामने सीढ़ियों से उतरती सफेद साड़ी में लिपटी औरत, उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी, चेहरा आधा परछाई में ढका हुआ और चाल धीमी मगर भयावह। चारों दोस्त जम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम भी आगे बढ़े। चुड़ैल का पहला संकेत। औरत धीरे धीरे नीचे आई और बीच आंगन में रुक गई। उसकी लंबी चोटी जमीन को छू रही थी। अचानक उसने सिर उठाया और एक भयानक हंसी गूंज उठी। हां, 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 इंसान, यहां। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ गई। सुरेश ने डर से आंखें बंद कर ली। अरविंद की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। विक्रम ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह सपना है, ये सपना है। लेकिन रवि उसकी आंखों में देख रहा था। और तभी रवि ने देखा कि जमीन पर उसकी अपनी परछाई गायब हो चुकी है। परछाई का खेल। रवि ने चारों ओर देखा। दीवार पर अरविंद, सुरेश और विक्रम की परछाइयां तो थी, लेकिन उसकी परछाई कहीं नहीं थी। और फिर अचानक उस औरत के पीछे दीवार पर रवि की ही परछाई उभर आई। लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रवि खुद कांप रहा था। परछाई ने हाथ हिलाया, जैसे कह रही हो, अब तू मेरा है। रवि का दिल सीने से बाहर निकलने को था। चुड़ैल की आंखें। औरत ने धीरे धीरे रवि की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। हर कदम पर ठंडी हवा का झोंका उठता और दीवारों पर जाले हिलने लगते। वो धीरे धीरे बोली, तेरी परछाई अब मेरी है। तू चाहे जितना भाग, पर अब तू कभी आजाद नहीं होगा। रवि पीछे हटने लगा। सुरेश चिल्लाया, भागो यहां से। लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। टकराव। अचानक विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी लकड़ी उठाई और औरत पर फेंकी। लकड़ी उसके आर पार निकल गई।
मानो वो धुएं से बनी हो। औरत ने चीख मारी, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दीवारों से चूना झड़ने लगा और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। रवि का सिर चकराने लगा। परछाई अब दीवार से अलग होकर जमीन पर उतर आई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मौत की सरगोशियां। दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, भाग, नहीं तो मर जाएगा। तेरी आत्मा अब इसकी है। परछाई तुझसे अलग हो चुकी है। रवि के पैरों ने साथ छोड़ दिया। उसने घुटनों पर गिरते हुए देखा कि परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। वो परछाई उसकी ही शक्ल थी, लेकिन आंखें लाल और मुस्कान डरावनी। अचानक खामोशी। औरत अचानक गायब हो गई। सिर्फ परछाई और चारों दोस्त हवेली के बीच खड़े थे। रवि ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? परछाई मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं तू ही हूं। बस तेरी वो शक्ल जो हमेशा से हवेली में कैद थी। रवि की रूह कांप उठी। हवेली का आंगन अब और भी ठंडा हो चुका था। सांसें मानो बर्फ में बदल रही थी। रवि की परछाई उसके सामने खड़ी थी। लाल आंखें, टेढ़ी मुस्कान और वही शक्ल, लेकिन कहीं ज्यादा डरावनी। अरविंद, सुरेश और विक्रम हिल तक नहीं पा रहे थे। परछाई का हमला। परछाई ने धीरे धीरे हाथ उठाया और रवि की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि वो दीवार पर बनी आकृति नहीं रही। अब वो असली इंसान की तरह आकार ले रही थी। जैसे ही उसका हाथ रवि के गले तक पहुंचा, रवि घुटने लगा। उसने चीखते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा, कुछ करो, ये मुझे खींच रही है। विक्रम ने दौड़कर पास पड़ी टूटी हुई कुर्सी उठाई और परछाई पर मारी। कुर्सी टकराई जरूर, लेकिन उसी पल परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई और अगले ही पल फिर से रवि के पीछे आ खड़ी हुई। हवेली का रहस्य खुलने लगा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। कहीं से ढोलक की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई तंत्र मंत्र चल रहा हो। सुरेश कांपते हुए बोला, ये हवेली जिंदा है, ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं। अरविंद ने घबराकर कहा, नहीं, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन उसके शब्द अधूरे ही रह गए। आंगन के बीचों बीच सूखे कुएं से एक औरत की हंसी गूंजी, हां, 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 तुम सब यहां फंस चुके हो। चारों की नजरें कुएं की तरफ गई। कुएं से धीरे धीरे सफेद साड़ी में लिपटी वही औरत ऊपर चढ़ रही थी। उसके हाथों में खून से भीगी रस्सियां थी। पहला शिकार। औरत की नजर सीधे सुरेश पर पड़ी। वो डर के मारे दीवार से चिपक गया और चीखने लगा, मुझे मत ले जाना, मैं कुछ नहीं चाहता। लेकिन औरत ने रस्सी फेंकी। रस्सी हवा में उड़ते हुए सीधे सुरेश की गर्दन में लिपट गई। उसके गले से खून की धार बह निकली। वो तड़पता रहा, हाथ पांव मारता रहा और अगले ही पल उसकी आंखें पलट गई। अरविंद और विक्रम ने चीख मारी। रवि बुरी तरह हक्का बक्का था। सुरेश का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसकी परछाई वही खड़ी रही और वो परछाई अब चुड़ैल की बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। हवेली का श्राप। औरत ने कहा, यह हवेली परछाइयां निगलती है। एक बार जो यहां आता है, उसकी असली पहचान उससे छीन ली जाती है। अब तुम्हारी बारी है। रवि कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसकी आंखों के सामने सुरेश की निर्जीव देह और मुस्कुराती परछाई खड़ी थी। अरविंद और विक्रम ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। रवि को महसूस हुआ कि उसकी खुद की परछाई धीरे धीरे जमीन से अलग हो रही है और उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, भाग नहीं सकता, तू मेरा है। आंगन के बीचों बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरेश की निर्जीव देह जमीन पर पड़ी थी और उसकी परछाई चुड़ैल के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। रवि की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो उसके सीने को चीरकर बाहर निकल आएंगी। उसकी खुद की परछाई धीरे धीरे जमीन से अलग हो रही थी। पहले पैर, फिर हाथ और अब पूरा धड़। परछाई का अलग होना। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये सपना है। लेकिन परछाई उसकी आंखों में देखते हुए बोल उठी, तू अब मेरा है,
तेरी रूह यहां से कभी नहीं जाएगी। रवि ने महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो रहा है, जैसे उसकी ताकत छीन ली जा रही हो। वो जमीन पर गिर पड़ा और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अरविंद ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रवि को छुआ, उसकी उंगलियों से धुआं उठने लगा। वो चीखते हुए पीछे हट गया। चुड़ैल का असली चेहरा, सफेद साड़ी वाली औरत, अब धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखें और भी बड़ी हो गई, दांत बाहर निकल आए और चेहरा सड़ागला मांस जैसा हो गया। उसकी हंसी हवेली की दीवारों को हिला रही थी। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? क्यों हमें मार रही है? औरत गरजी, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मुझे यहां धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकी। अब जो भी इस हवेली में आता है, उसकी परछाई मेरी ताकत बन जाती है। तुम सब यहां आए हो, तो अब तुम्हारी बारी है। हवेली का इतिहास। झलक। अचानक दीवारों पर अजीब तस्वीरें उभर आई। उनमें दिख रहा था कि कैसे सालों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी पर शक करता था। उसने तांत्रिक के कहने पर पत्नी को मारकर उसी कुएं में फेंक दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, मैं तेरी हवेली की दीवारों में कैद रहूंगी, और जो भी इंसान यहां कदम रखेगा, उसकी परछाई मैं ले लूंगी। तस्वीरें गायब हो गई और चुड़ैल की आंखें अब और भी भयानक लग रही थी। भागने की कोशिश। अरविंद और विक्रम ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजे से हल्की सी दरार निकली। उन्होंने मिलकर जोर लगाया तो दरवाजा थोड़ा खुला, लेकिन उसी पल चुड़ैल ने हाथ हिलाया। दरवाजा जोर से वापस बंद हो गया और हवेली की छत से उल्टे लटके हुए काले साए नीचे गिरने लगे। रवि आधा बेहोश था। उसकी परछाई अब पूरी तरह अलग होकर उसके सामने खड़ी हो चुकी थी। उस परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू खाली खोल है, असली रवि मैं हूं। चुड़ैल ने रस्सी उठाई और रवि की ओर बढ़ी। अरविंद और विक्रम उसके रास्ते में आ खड़े हुए, लेकिन रस्सी ने दोनों को हवा में उछालकर दीवार से पटक दिया। उनकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। रवि ने आखिरी बार अपनी परछाई की आंखों में देखा। वो चेहरा बिल्कुल उसका ही था, लेकिन मुस्कान ऐसी थी जैसे मौत ने खुद चेहरा ओढ़ लिया हो। धीरे धीरे हवेली अंधेरे में डूब गई और सन्नाटे में सिर्फ एक हंसी गूंज रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। हवेली की घटनाओं के बाद रात का अंधेरा और भी भयावह हो गया था। गांव की गलियां सुनसान थी। कुत्ते भी चुप थे, मानो किसी अदृश्य डर ने सबको जकड़ लिया हो। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा, रवि, अरविंद और विक्रम में से कोई भी लौटकर नहीं आया। हाँ, हवेली के गेट के पास मिट्टी पर खून के निशान जरूर मिले। गांव में हलचल। बुजुर्ग लोग आपस में बुदबुदाने लगे। फिर वही हुआ, जिसको भी हवेली ने निगला, वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव की औरतें बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रही थी। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। पंडित शंकरनाथ, जो गांव के सबसे बूढ़े और विद्वान माने जाते थे, बोले, ये हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है, इसमें वो श्राप बसा है जो सदियों से गांव को खा रहा है। जो लड़के गए थे, शायद अब लौटकर कभी ना आए। रवि की मां सावित्री देवी जब से बेटे के हवेली जाने की खबर सुनी, पागल सी हो गई थी। वो रोती चिल्लाती हुई हवेली के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें रोक लिया। मत जा बहन, वहां जाने का मतलब है मौत को बुलाना। सावित्री देवी जमीन पर गिर गई और बड़बड़ाने लगी, मेरा बेटा जिंदा है, मुझे यकीन है, वो जिंदा है। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। रहस्यमयी साधु। उसी समय गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी दाढ़ी लंबी थी, आंखें लाल सी और हाथ में तांबे का त्रिशूल। वो सीधा चौपाल पर आकर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे गांव पर कैसा श्राप है। वो हवेली सिर्फ भूतों का घर नहीं, बल्कि परछाइयों का कैदखाना है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया तो पूरा गांव उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। गांव वाले उसके चारों ओर जमा हो गए। किसी ने पूछा, महाराज, क्या आप इस श्राप को तोड़ सकते हैं?
साधु ने आंखें मूंद कर कहा, श्राप तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। हवेली के भीतर झलक। उधर हवेली में रवि अंधेरे कमरे में पड़ा था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। उसके पास उसकी परछाई खड़ी थी, जो अब पूरी तरह उससे अलग हो चुकी थी। परछाई ने झुककर उसके कान में कहा, अब तू मेरे बिना अधूरा है। तेरी सांसें मेरी है, तेरी रूह मेरी है, और जल्द ही तेरी मौत भी मेरी होगी। रवि कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होंठ हिलते ही नहीं थे। उसने सिर्फ इतना महसूस किया, हवेली की दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही है, जैसे पूरा खंडहर उसे निगल लेना चाहता हो।